वो गांव जहां रात के वक्त घर से निकलने के नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। वहां रात के अंधेरे में एक लड़का जो गांव में नया नया आया था, बेझिझक गाना गुनगुनाते हुए घूम रहा था। हर दिन गांव में हो रहे लोगों के अपहरण की वजह से गांव वाले दहशत में थे। अगली सुबह गांव वाले पंचायत के पास जाते हैं। सरपंच साहब, हमारा बेटवा कल रात से घर वापस नहीं आया है। इसके अलावा हमारा और कोई सहारा भी नहीं था। हम जानते हैं आप सभी जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम सभी मिलकर इसका कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। मुखिया जी, पिछले 1 महीने से आप यही कह रहे हैं कि हम कुछ समाधान निकालेंगे। बीते कई महीनों से हमारे गांव के बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये सारा गांव खाली हो जाएगा। दिन में तो सब ठीक रहता है, लेकिन रात के सन्नाटे में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। कुछ करिए मुखिया जी, वरना एक दिन ये सारा गांव खंडर बन जाएगा। ये गांव आपका ही नहीं, हमारा भी है। आप सब फिक्र मत करो, हम इसका आज ही कोई समाधान निकालते हैं और मालूम करते हैं इन सब के पीछे किसका हाथ है। बस आप लोग रात के वक्त अपने घर से बाहर मत निकलना। मुखिया ने गांव वालों को ये तसल्ली तो दे दी थी कि वो इस मुसीबत का समाधान निकाल लेंगे, लेकिन असल में उन्हें भी नहीं मालूम था कि इस विपदा से बचना कैसे है। मुखिया परेशान होकर अपने घर में इधर उधर टहलता रहता है और फिर अपनी मुंह बोली बहन को फोन लगाता है, जो कि तंत्र मंत्र विद्या में महारथी थी। बहन, हमारे गांव में एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। अब इस मुश्किल घड़ी से तुम ही हमें बचा सकती हो। परेशान मत होइए भैया, मैं आज ही आपके गांव आती हूँ। हाँ, जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि और लोगों की जान खतरे में पड़े। लेकिन ध्यान रखना, 6 बजे के बाद गांव में मत आना, क्योंकि यहाँ पर सारी घटनाएं 6 बजे के बाद रात के सन्नाटे में होती हैं। कोशिश करो कि 5 बजे तक गांव में आ जाओ। ठीक है भैया। माया तुरंत ही अपने तंत्र मंत्र विद्या का सामान लेकर मुखिया के गांव के लिए निकल पड़ती है। गांव पहुंचते पहुंचते उसे 5 बज जाते हैं। गांव में दाखिल होते ही घोर अंधेरा छाने लगता है। माया जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई मुखिया के घर पहुंचती है। उसे लगता है उसके पीछे कोई चल रहा है। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसके साथ के कदम बढ़ते जा रहे थे। माया, तुम आ गई। आते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? भैया, आप सही कह रहे थे। आपके गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है। हाँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुखिया माया को पिछले कुछ महीनों से हो रही घटनाओं के बारे में बताता है, कैसे एक एक करके गांव के लोग रात में गायब हो रहे हैं। मेरे पास एक तरीका है, मैं अपनी विद्या के जरिए इन सब के बारे में पता लगाती हूँ। हर रात की तरह आज भी वही काली रात हो रही थी। माया अपने पास रखी झोली से एक नींबू निकालती है, उसमें एक सुई लगाकर थोड़ा खून डालती है और घर के बाहर फेंक देती है।
ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगली सुबह माया घर से बाहर उस नींबू को देखने जाती है तो नींबू पूरी तरह काला हो चुका था और उसके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। इसका क्या मतलब है माया? इसका मतलब है बहुत जल्द इस गांव पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो हम ये सब कैसे रोकें? ये नींबू ही अब हमें रास्ता दिखाएगा। लेकिन वो कैसे? मेरे साथ आओ। मैं उस आत्मा का पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा कर रही हूँ। आप पूरे गांव में ये खबर करवा दीजिए कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, खासकर आज के दिन। अपनी पूजा शुरू करती है। इस नींबू को रंगोली के चक्र के बीचों बीच रखकर मंत्रों का जाप करती है। कुछ देर में पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है, मानो दिन नहीं ये काली रात हो। लोग घबराकर अपने अपने घरों में छिप गए। देखते ही देखते उस कमरे में हलचल होने लगी। कमरे का सामान यहाँ वहाँ गिरने लगा। अचानक एक साया माया के इर्द गिर्द घूमने लगा और एक खौफनाक आवाज आई। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कौन हो तुम और इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। जब तक इस गांव को बर्बाद ना कर दूं, इस गांव के एक एक इंसान से लेकर जानवर तक को तबाह ना कर दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? इन मासूम लोगों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कोई मासूम नहीं है, कोई भी मासूम नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है ये तो उसका आधा भी नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इनकी जान की दुश्मन बन गई हो? माया के लाख पूछने पर वो बदरूह माया को बताती है कि कुछ सालों पहले वो इसी गांव में रहती थी और उसे गांव के जमींदार से प्यार हो गया था। जमींदार पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसने ये बात छवि से छुपाई थी। जब सच उसके सामने आया तो छवि जमींदार के पास अपना हक मांगने गई और उससे शादी करने की मांग रखी। लेकिन जमींदार ने छवि को चरित्रहीन साबित कर गांव वालों के साथ मिलकर सरेआम उसे जिंदा जला दिया। और तब से छवि एक बदरूह में बदल गई और अपना बदला लेने की आग में रात के सन्नाटे में एक एक करके गांव के लोगों को मौत के घाट उतारने लगी। लेकिन जमींदार ने खुद को और गांव वालों को बचाने के लिए तंत्र मंत्र के जाप से छवि की आत्मा को एक पेड़ में कैद करवा दिया और सालों बाद किसी ने अनजाने में वो पेड़ काट दिया और छवि की आत्मा बदले के लिए वापस आ गई। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उनमें से कई लोग अपनी गलती का भुगतान कर चुके हैं। अब तो तुम इन मासूम लोगों की जान मत लो। नहीं नहीं, अभी मेरा बदला खत्म नहीं हुआ। अभी एक दोषी बाकी है। उसकी जान लिए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। वो कौन है? वो है इस गांव का मुखिया, जो जमींदार का बेटा है। और मैं जब तक जमींदार की नस्ल को जड़ से खत्म न कर दूं, मैं तब तक इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हें मुखिया और इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? तू पहले अपनी जान तो बचा कर दिखा। अब तू मुझे क्या, इस गांव की एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। माया यज्ञ शुरू करती है और चुड़ैल को अपने काबू में करने की कोशिश करती है। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। वो माया पर वार करती है। माया तब भी अपने तंत्र मंत्र नहीं रोकती। अब तू किसी को नहीं मार सकती। माया ने चुड़ैल को खत्म करने के लिए
अपनी जान की बलि दे दी ताकि दोबारा वो चुड़ैल इस गांव को तबाह न कर सके। उस रात के बाद दोबारा माधवपुर गांव में सन्नाटा नहीं हुआ और लोग अब बेझिझक रात में भी घर से बाहर आ जा सकते थे।